हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी ट्यूटर मोटिवेटर राहुल चौधरी कासना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज लेके चल रहे थे और अपना पहला चैप्टर था राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनका इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज भौतिक प्रदेश के बहुत सारे एनालिटिक अप्रोच के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे एनालिटिक आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें न्यू पैटर्न को देखते हैं तो डायरेक्ट फैक्चुअली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, भौतिक प्रदेश को लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे भौतिक प्रदेश को जलवायु से लिंक कर दिया जाता है, भौतिक प्रदेश को मृदा से लिंक कर दिया जाता है, भौतिक प्रदेश को वनस्पति से लिंक कर दिया जाता है, भौतिक प्रदेश को संभाग से लिंक कर दिया जाता है। इस प्रकार इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल के क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच से नहीं आकर इंटरलिंकिंग अप्रोच के आते हैं और ये एक अप्रोच डेवलप करनी होती है। और यदि आपकी ज्योग्राफी में इस प्रकार की अप्रोच डेवलप हो गई तो फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में ठीक हैंडल करने की सिचुएशन में रहोगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की ओर। आज इंटरलिंकिंग अप्रोच के साथ इनको देखेंगे और लास्ट में अपन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो पुराने एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे गए। एक क्वेश्चन आपको यहां पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसी को लेके ये मैंने आपका क्वेश्चन फ्रेम किया है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है उत्पत्ति के अनुसार। यह भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन है। इससे आपको पैटर्न पता लगेगा कि आजकल भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन किस पैटर्न से, किस अप्रोच से पूछे जाते हैं। तो देखिए, भौतिक प्रदेश लिखा है, किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई और किस युग में हुई। ठीक है, और इनमें से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है, और यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि ज्योग्राफी की ये नेक्स्ट जो कंटेंट है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भौतिक प्रदेशों की ओर। चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वमान्य वर्गीकरण दिया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। और प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। देख लीजिए, राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है, तो इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के ठीक मध्य में अरावली है, तो इसे बोलते हैं मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। राजस्थान के पूर्व में मैदान है, तो नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पठार है, हाड़ौती का पठार, इसलिए इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया? 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। अब देखिए, राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिम में मरुस्थल, मध्य में राजस्थान की ठीक क्या है? अरावली, पूर्व में क्या है? मैदान, और दक्षिण पूर्व में पठार। और इन सब का आज अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इस सीरीज में से, इस ग्राफ में से, इस चार्ट में से एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आगे जाके उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब इनकी जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति को लेके। किसको लेके? उत्पत्ति को लेके। तो देखते हैं किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किस में हुई। उत्पत्ति में पहले देखेंगे महाकल्प। उत्पत्ति में पहला क्या देखेंगे? किस महाकल्प में हुई, और दूसरा देखेंगे किस युग में हुई। उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई और किस युग में हुई। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, और पूरे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया। तो इसकी उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो आंसर होगा नियोजोइक। किस महाकल्प में हुई थी? नियोजोइक महाकल्प में हुई थी। और इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो नियोजोइक महाकल्प को बोलते हैं नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प। मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो आपसे पूछेंगे मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? प्री पैलियोजोइक। किसमें हुई थी बताओ? प्री पैलियोजोइक। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्री पैलियोजोइक महाकल्प में। और इसको हिंदी में बोलते हैं आद्यजीवी महाकल्प, आद्यजीवी महाकल्प। नेक्स्ट,
पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो पूरी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई थी वो नियोजोइक में, नियोजोइक। और नियोजोइक को हिंदी में क्या बोलते हैं? नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई थी? तो मीसोजोइक में, मीसोजोइक। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? मीसोजोइक में हुई थी, ठीक है। और मीसोजोइक और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मध्यजीवी महाकल्प। क्या बोलते हैं? मध्यजीवी महाकल्प। अब देखिए ये तो हो गया महाकल्प। अब पढ़ लेते हैं युग। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो प्लीस्टोसीन युग में। किसमें हुई थी बताओ? प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किस युग में हुई? युग पूछे तो आपको प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा युग बताओ? प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो प्लीस्टोसीन में। किसमें हुई थी बताओ? प्लीस्टोसीन में। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो आपसे पूछा जाता है क्रिटेशियस युग में। किसमें बताओ? क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में। तो देखिए यहां पे हमने क्या था, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति के अनुसार पढ़ रहे हैं, कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई और किस युग में हुई, किस महाकल्प और किस युग में हुई, ठीक है। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति नियोजोइक या नूतन महाकल्प में, मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति प्री पैलेजोइक या आदिजीवी महाकल्प में, पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नियोजोइक या नूतन महाकल्प में, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मीसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी। और युग पूछे तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई। अरावली का महाकल्प पूछे तो महाकल्प तो प्री पैलेजोइक है, लेकिन युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन में। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस में हुई? क्रिटेशियस में। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाओ। तो उत्पत्ति के अनुसार जो पहली बार सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो किसकी हुई थी? अरावली की, क्योंकि प्री पैलेजोइक में। तो पहली उत्पत्ति किसकी? मध्य अरावली प्रदेश की। दूसरे नंबर पे किसकी बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तीसरे नंबर पे उत्पत्ति किसकी हुई? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। और चौथे नंबर पे उत्पत्ति किसकी हुई बताओ? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाओ। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाओ। तो पहला मध्य अरावली प्रदेश, दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति हुई तो अरावली कैसी है? प्राचीनतम। अरावली कैसी है बताओ? प्राचीनतम। और सबसे बाद में उत्पत्ति मरुस्थल की, तो मरुस्थल कैसा बताओ? नवीनतम। कैसा बताओ? नवीनतम। तो इनको सही क्रम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपसे पूछे प्राचीनतम कौन सा और नवीनतम कौन सा है, या ऐसा पूछा जा सकता है किस महाकल्प में हुई और किस युग में हुई। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो अभी हमने भौतिक प्रदेशों को किसके अकॉर्डिंग पढ़ा? उत्पत्ति के अकॉर्डिंग। किसके बताओ? उत्पत्ति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे अवशेष के अनुसार। किसके अनुसार? अब भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे अवशेष के अनुसार। तो देखिए ये आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपका क्या बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपका है मध्य अरावली प्रदेश, ठीक। मध्य में क्या? अरावली पर्वत वाला, मध्य अरावली प्रदेश। यह आपका क्या है बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यह आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देख लेते हैं अवशेष के अनुसार। किसके अनुसार? अवशेष के अनुसार। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तो ध्यान रखें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो 33 सागर का अवशेष है। किसका बताओ? 33 सागर का अवशेष है। हम पढ़ रहे हैं अवशेष के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं किसके अनुसार? अवशेष के अनुसार। तो बताओ मध्य अरावली प्रदेश कौन सा बताओ? मध्य अरावली प्रदेश किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो मध्य अरावली प्रदेश है वो किसका अवशेष है बताओ? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना गोंडवाड़ प्रदेश नहीं है। ध्यान रखे दोस्तों, दो वर्ड, एक गोंडवाड़ प्रदेश होता है। पाली और जालोर में यहां पर गोंड जाति के लोग रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं गोंडवाड़ प्रदेश। और ये लूनी बेसिन में आता है। किसमें आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश के लूनी बेसिन में आता है गोंडवाड़ प्रदेश। और ये आरपीएस से कई बार पूछ चुकी है गोंडवाड़ प्रदेश किसमें आता है? तो अर्ध शुष्क प्रदेश के लूनी बेसिन में आता है गोंडवाड़ प्रदेश, क्योंकि जालोर से आपको पता कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी, ठीक है। तो गोंडवाड़ प्रदेश अलग है और गोंडवाना लैंड अलग है। पूरी मैदानी प्रदेश, पूरी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? तो आपका आंसर होगा पूरी जो मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है?
33 सागर का अवशेष है। किसका बताओ? 33 सागर का अवशेष है। और दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश किसका है? तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका बताओ? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, कौन किस किस के अवशेष है? तो देखिए मरुस्थल और मैदान, मरुस्थल और मैदान ये दोनों के दोनों, मरुस्थल और मैदान ये दोनों के दोनों किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष हैं। मरुस्थल और मैदान किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष हैं। लेकिन आप देख लीजिए यहां पर कि बताओ अरावली, कौन सा बताओ? अरावली, और कौन सा बताओ? पठार। अरावली और पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड के अवशेष है। किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष। यानी एक चीज यहां पे अवशेष के अनुसार पढ़े तो बताओ पर्वत, पर्वत का मतलब कौन सा? अरावली पर्वत, और पठार का मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार, पठार का मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार, और मैदान का मतलब पूर्वी मैदान, मैदान का मतलब पूर्वी मैदान, और मरुस्थल का मतलब पश्चिम मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब पश्चिम मरुस्थल। ये 4 ही भौतिक प्रदेश है। अब इनमें से पर्वत और पठार कौन सा बताओ? ये आपका पर्वत और ये आपका पठार। पर्वत और पठार दोनों के दोनों किसके अवशेष है? देख लीजिए गोंडवाना लैंड के। पर्वत और पठार दोनों के दोनों किसके अवशेष है? बताओ गोंडवाना लैंड के। ठीक है। और मैदान और मरुस्थल, मरुस्थल और मैदान दोनों देख लीजिए किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष है। किसके बताओ? 33 सागर के अवशेष हैं। ठीक है। जब भी आपको याद रखना हो तो पर्वत और पठार दोनों में समानता क्या है? पर्वत और पठार दोनों में समानता पत्थर पाए जाते हैं, और पत्थर, पर्वत और पठार में समानता पत्थर, और पत्थर से गोडे फूट जाते हैं, घुटने फूट जाते हैं। तो पर्वत और पठार में आपको पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर से गोडे फूट जाते हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और मैदान और मरुस्थल, मैदान और मरुस्थल दोनों में क्या पाई जाती है? मिट्टी, और मिट्टी बहकर कहां जाती है? सागर और महासागर। यानी मैदान और मरुस्थल 33 सागर के अवशेष हैं। तो ये पड़ा अवशेष के अनुसार। तो 2 मैदान मरुस्थल 33 सागर के अवशेष है, पर्वत पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। उत्पत्ति के अनुसार पढ़ लिए, अब पढ़ लिए अवशेष के अनुसार। अब पढ़ेंगे निर्माण के आधार पे। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यह आपका मध्य अरावली प्रदेश, और यह आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? तो 33 सागर। बताओ ये किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है। मध्य अरावली प्रदेश एक वलित पर्वत है। वलित का मतलब फोल्डेड, फोल्डेड, फोल्डेड माउंटेन है। कैसा बताओ? फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। वलित का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब 2 प्लेटें, एक भारी घनत्व की और एक हल्की घनत्व की प्लेटें आपस में टकराती है, आपस में क्या करती है? टकराती है। तो इस टक्कर को बोलते हैं अभिसारी टक्कर। क्या बोलते हैं? अभिसारी टक्कर। और हल्के घनत्व की प्लेट आपको होता है फोल्ड होकर माउंटेन बनाती है, उसे बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। जैसे अरावली एक वलित पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, लेकिन आपको पता किस प्रकार का पर्वत है? निर्माण के समय यह वलित पर्वत था। ठीक है। निर्माण के समय इसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर, और अब आपकी औसत ऊंचाई घट के रहेगी 930 मीटर। ठीक है। यानी वर्तमान में अवशिष्ट रूप में, लेकिन निर्माण के समय कैसा पर्वत था? तो अरावली मोरदार पर्वत बोल दो या वलित पर्वत था। पूरी मैदानी, मैदान का निर्माण किससे होता है? तो बताओ मैदान का निर्माण किससे होता है? तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद। नदियां अपने साथ जब बहती है तो अवसाद लेके आती है, और अवसादों का जब जमाव होता तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं बताओ? निक्षेपण। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से नदियां अपने साथ क्या लेके आती है? निक्षेप। यानी जो अवसाद लेकर आती है उनका निक्षेपण की क्रिया होती है, जमाव की क्रिया होती है, और नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से क्या बनता बताओ? मैदान। राजस्थान का मैदान कौन सी नदियों से बना है? चंबल और बनास की सहायक नदियों से। चंबल और बनास से राजस्थान का मैदान बना है। लेकिन एक और ऑप्शन आ सकता है, चंबल आपको, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। तो भारत की गंगा और यमुना की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की चंबल, चंबल की बनास, बनास की बेड़च। ठीक है। अब देखिए या तो आ जाएगा कि राजस्थान का मैदान, पूरी मैदान किससे बना है? चंबल और बनास से। यदि ऐसा ऑप्शन नहीं आए तो ऐसा भी आ सकता है गंगा और यमुना की सहायक नदियों से, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से। ऐसा क्यों आया? क्योंकि गंगा यमुना से नहीं, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से, क्योंकि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, और चंबल की कौन सी है? बनास। तो राजस्थान का मैदान किससे बना है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से मैदान बनता है। जैसे भारत का मैदान बना गंगा ब्रह्मपुत्र से,
इसी प्रकार राजस्थान का मैदान किससे बना है? चंबल और बनास और उनकी सहायक नदियों से। लेकिन ऐसा ऑप्शन यह है तो ऐसा भी आ सकता है गंगा और यमुना की सहायक नदियों से, क्योंकि चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो गंगा और यमुना की सहायक नदियों से राजस्थान का मैदान बना है। चंबल यमुना, गंगा यमुना से नहीं बना है, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से बना है, ये ध्यान रखें आप। निर्माण पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी पठार। यहां पर जो पठार है उस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है बताओ? हाड़ौती का पठार। तो बताओ हाड़ौती का पठार कैसे बना? तो मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी की दरारी क्रिया से, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है लावा निकलता है, और जब ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन होता है, कौन सा? दरार के रूप में, तो एक के ऊपर एक परत जम जाती है और यहां पे क्या बनता है? पठार। ज्वालामुखी से पठार भी बनते हैं। जब लावा ठंडा होता है एक की लेयर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर बन जाती है, तो पठार का निर्माण होता है। लेकिन ज्वालामुखी की कौन सी क्रिया से? दरारी उद्भेदन से। और आपको तो लावा के ठंडे होने से जो चट्टाने बनती है उन्हें बोलते हैं बेसाल्ट चट्टाने। आपको तो मेग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उससे ग्रेनाइट बनती है, लेकिन लावा भूगर्भ के ऊपर आके जब आपको तो ठंडा होता है तो वहां से बेसाल्ट चट्टा बनती है। तो लावा से कौन सी, लावा के ठंडे होने से कौन सी? बेसाल्ट चट्टाने बनती है। इसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टाने। क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टाने। तो यहां पे जो हाड़ौती का पठार बना है वो ज्वालामुखी की दरारी क्रिया से, ज्वालामुखी की कौन सी बताओ? दरारी उद्भेदन से, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। और इसमें कौन सी चट्टाने? बेसाल्टिक चट्टाने। कौन सी बताओ? बेसाल्टिक चट्टाने, जो लावा के ठंडे होने से बनी है। तो पठार कैसे बना है? हाड़ौती का पठार जो कोटाबूंदी बारा झालावाड़ में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बना है और यहां पर बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती है। मैदान किससे बना है? चंबल और बनास नदियों से बना है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ऐसा था गंगा और यमुना की सहायक नदियों से बना है। अरावली कैसा? एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। ठीक है, और मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। किस प्रकार इनका निर्माण हुआ ये हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेशों का विस्तार, विस्तार के आधार पर हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से भौतिक प्रदेशों का विस्तार। अभी तक हमने किसके आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पे। उसके बाद किसके आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति के बाद जो हमने देखा था अवशेष के आधार पे। किसके आधार पे? अवशेष के आधार पे। और उसके बाद हमने जो देखा था वो तीसरा पैटर्न देखा था वो निर्माण के आधार पे। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे। अब देखेंगे अपन किसके आधार पे? विस्तार के आधार पे। किसके आधार पर? विस्तार के आधार पर। ठीक है, तो देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका विस्तार कितने जिलों में है? राजस्थान में 33 जिले हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के अनुसार 34 जिले हैं और 34वां जिला पुलिस प्रशासन के अनुसार बनाया गया भिवाड़ी। कौन सा बनाया गया? भिवाड़ी। तो देखिए हम 33 जिलों को देखेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, ताकि आगे जाके बहुत सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करेगा। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 12 जिलों में है। मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में? 12। मुख्य रूप से 12 है, बाकी 16 जिलों में कि मरुस्थल धीरे धीरे पूर्वी मैदान की ओर आगे बढ़ रहा है और रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। उत्तरी अरावली के कारण, उत्तरी अरावली सतत नहीं है, कटी फटी विच्छेदित होने के कारण आपको बताया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पूर्वी मैदान की ओर हो रहा है। ठीक है, तो 16 जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से कितने जिलों में? 12 जिलों में। 12 कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार। 12 जिले में एक देखो, ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। हम गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां पर बीकानेर, फिर चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू 12 जिलों में। 12 कौन कौन से? एक बार पुणे देख लेते हैं। देखिए जोड़े कितने के बनते हैं? 2-2 के। जोड़े कितने के बनते हैं? 2-2 के। तो हम जोड़े बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जोड़े। गंगानगर का जोड़ा किसके साथ? हनुमानगढ़ के साथ। जोड़े हमेशा पड़ोसी के साथ बनते हैं, तो गंगानगर का जोड़ा हनुमानगढ़ के साथ। ठीक है, बीकानेर का चूरू के साथ, जैसलमेर का जोधपुर के साथ, बाड़मेर का जालोर के साथ, पाली का नागौर के साथ, सीकर का झुंझुनू के साथ। इस प्रकार 6 जोड़े बने, यानी 12 जिलों में। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में? 12 जिलों में। नेक्स्ट, मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा बताओ? मध्य अरावली प्रदेश। यह आपका है मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? तो मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार, वैसे अरावली 13 जिलों में है। अरावली कितने जिलों में बताओ? 13 जिलों में है, लेकिन मुख्य रूप से 7 जिलों में। वैसे तो 13 जिलों में है, कुछ जिलों में अंश है, जैसे सीकर झुंझुनू में भी है मध्य अरावली प्रदेश। देखो सीकर झुंझुनू में भी अरावली है, मालकेप की पहाड़ी है, लेकिन पूरे सीकर झुंझुनू में नहीं है। तो सीकर झुंझुनू अधिकांश भाग मरुस्थल में काउंट होता है। तो मुख्य, वैसे अरावली प्रदेश 13 जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से कितने जिलों में? 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 कौन कौन से? देखो अरावली शुरू होती है सिरोही से। कहां से? सिरोही। सिरोही के पास से आपको होता है राजस्थान में,
राजस्थान में सिरोही से शुरू होती है, वैसे तो गुजरात में शुरू होती है, लेकिन राजस्थान में सिरोही, सिरोही के पास उदयपुर, उदयपुर से थोड़ा ऊपर राजसमंद, उसके बाद अजमेर, कौन सा बताओ, मध्य में अजमेर, उसके बाद जयपुर, इधर दौसा और ये आपका अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार वैसे 13 जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से 7 जिलों में। 7 कौन कौन से, 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। कितने के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अभी तक हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, अब 3-3 के बनाएंगे। 3 कौन कौन से, देखिए दक्षिण में 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पड़ोस में उदयपुर, ऊपर राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ऊपर 3 जोड़े बना लीजिए, देखिए कौन कौन से, जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर, और मध्य में कौन सा हो गया, अजमेर, मध्य में कौन सा, अजमेर। तो 3 नीचे, 3 ऊपर, 6 और 1 अजमेर, 7। तो कितने जिले हो गए बताओ, मध्य अरावली प्रदेश में 7 जिलों में विस्तार है, और वैसे 13 जिलों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की यदि बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार 10 जिलों में, कितने जिलों में, 10 जिलों में। कौन कौन से, देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं, देखिए उदयपुर तक। तो उदयपुर के बाद क्या आता है, डूंगरपुर, उदयपुर के पास क्या है, डूंगरपुर। यदि हल्का भी राजस्थान के मैपिंग का आपको प्रैक्टिस है, डूंगरपुर के पास कौन सा, बांसवाड़ा, ऊपर कौन सा, प्रतापगढ़, और कौन सा, चित्तौड़। ठीक है, देखिए उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, उनमें से राजसमंद और उदयपुर 2 तो पहले आ गए अरावली में। अब बचे कितने, 4 कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, तो 4 जिले ये हो गए। अब देखिए पूरा भरतपुर संभाग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, पूरा भरतपुर संभाग, क्योंकि अलवर तक पहुंच चुके हैं, तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, कितने जिले हो गए भरतपुर संभाग में, 4 जिले। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। नागौर तो किसमें आ गया, देखिए नागौर तो मरुस्थल में काउंट हो गया। अजमेर खुद किसमें आ गया, अरावली में आ गया। अब कितने बचे हैं, 2 ही बचे, कौन से, भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार 10 जिलों में। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में, 10 जिलों में। 10 कौन कौन से, एक बार मैं पुनः रिपीट करा देता हूं। इस बार बड़े आसानी से 10 जिले याद रख सकते हैं। एक तो पूरा भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग बताओ, भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं बताओ, 4 जिले, पूरा भरतपुर संभाग है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इधर उदयपुर संभाग के 4 जिले, उदयपुर संभाग के कितने जिले, 4 जिले, कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़। तो 4 उदयपुर संभाग के, 4 भरतपुर संभाग के, 8 और 2 अजमेर संभाग के, भीलवाड़ा और टोंक, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो पूरी मैदानी प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की यदि बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 4 जिले। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो आपको आराम से याद है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, 4 जिले आते हैं। अब देखिए मरुस्थल में कितने जिले, 12, मरुस्थल में कितने, 12, अरावली में कितने, 7, मैदान में कितने, 10, और पठार में कितने, 4। और इनको यदि अपन काउंट करेंगे तो ये जिले हो जाएंगे आपके 33। कितने हो जाएंगे बताओ, 33 जिले। इनको यदि अपन काउंट करें तो कितने जिले हो जाते हैं, 33। और राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। और 33 जिलों को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया, मरुस्थल में 12, अरावली में 7, ठीक है, मैदान में 10 और पठार में 4। टोटल कितने जिले हो गए, 33। ये मुख्य जिले हैं, ठीक है, इनको डिवाइड किया। तो अब आराम से पूछ सकते हैं मरुस्थल कितने जिलों में फैला है, 12 जिलों में फैला है। अरावली कितने जिलों में, 7 जिलों में, ठीक है। मुख्य, अधिकांश और छोटी छोटी अन्य जिले भी काउंट करें, जहां अंशतः है तो वो 13 हो जाएंगे। हम मुख्य पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे वो, ठीक है। और पूरी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में, 10, और पठार का कितने, 4। तो इस प्रकार आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो जिलों के अकॉर्डिंग विस्तार, किसके अकॉर्डिंग पढ़े बताओ, जिलों के अकॉर्डिंग। अब पढ़ेंगे संभाग के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, संभाग के अकॉर्डिंग। देखिए पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में, 12, लेकिन कितने संभागों में है, कितने संभागों में है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं यहां पे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने संभागों में, 2, 3, 4, 5। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने संभागों में, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ऐसा भी आ सकता है
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है? बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में, अजमेर संभाग में और जयपुर संभाग में। किस संभाग में नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। ठीक है, कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने संभागों में और किस संभाग में नहीं है। इस प्रकार के भौतिक प्रदेश को संभाग से लिंक कर सकते हैं। अभी तो जिलों से लिंक किया, अब संभाग से लिंक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे अपन देखें तो देखो, गांधीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गांधीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इस पूरे संभाग को बोलते हैं कौन सा? बीकानेर संभाग। इस पूरे संभाग को क्या बोलते हैं बताओ? बीकानेर संभाग। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, ये 5 जिले, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली, ये किस संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में। नागौर किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। नागौर किस संभाग में आता है? अजमेर में। और सीकर और झुंझुनू ये किस संभाग में आते हैं? तो ये जयपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में था? 12 जिले। लेकिन संभाग पूछे तो कितने संभाग में था? 4 संभाग में। कितने संभाग में? 4 संभाग में। देखिए बीकानेर संभाग में 4 जिले आ रहे हैं, जोधपुर संभाग के 5 जिले आ रहे हैं, अजमेर संभाग की यदि बात करें तो अजमेर संभाग का कौन सा आ रहा है बताओ? नागौर आ रहा है। और जयपुर संभाग का कौन आ रहा है? सीकर और झुंझुनू। इस प्रकार टोटल कितने हैं? 4 संभागों में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि संभाग में नहीं है तो लोग जयपुर संभाग में सोचते हैं मरुस्थल नहीं होगा, लेकिन सीकर झुंझुनू जयपुर संभाग की है। यहां सोचते हैं अजमेर संभाग में मरुस्थल नहीं है, लेकिन नागौर किसमें? अजमेर संभाग का ही पार्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकते हैं। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में? 12 जिलों में। कितने संभाग में है? 4 संभाग में। कितने संभाग में? 4। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा बताओ? मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? तो आपका आंसर होगा 7 जिलों में। मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में। 7 कौन कौन से? तो देखिए जयपुर, दौसा, अलवर 3 ऊपर हो गए, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर 3 नीचे हो गए 6, और एक अजमेर खुद कितने हो गए? 7। तो कितने जिलों में? 7। लेकिन संभाग कितने संभाग में है? अरावली प्रदेश का विस्तार जिले 7 है, लेकिन संभाग कितने हैं? तो कितने संभागों में? तब आपका आंसर होगा ठीक है 3 संभागों में। कितने? 4 संभागों में। कितने बताओ? 4 संभाग। ऑप्शन कितने आते हैं आपके? 4। पूछिए कौन से संभाग में नहीं है? कौन से संभाग में नहीं है? मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं आपको कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरावली का विस्तार किस संभाग में नहीं है? अरावली का विस्तार किस संभाग में नहीं है? जयपुर संभाग में, अजमेर संभाग में, जोधपुर संभाग में और उदयपुर संभाग में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है। हम भौतिक प्रदेश को संभाग से लिंक कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो देखिए यहां पे देखो अलवर, दौसा और जयपुर, अलवर, दौसा और जयपुर तीनों किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में आते हैं। इसका नाम जयपुर में। अजमेर किस में आता है? अजमेर संभाग में आता है। ठीक है, राजसमंद और उदयपुर किस में आते हैं? उदयपुर संभाग में। राजसमंद और उदयपुर किस में आते हैं? उदयपुर संभाग में। लेकिन ध्यान रखें, लोग सोचेंगे जोधपुर संभाग में अरावली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिरोही जिला जिसमें माउंट आबू भी है, ठीक है, गुरु शिखर भी है। अरावली का सबसे ऊंचा जिला कौन सा है? अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई वाला जिला भी सिरोही है। तो वो जो सिरोही है वो जोधपुर संभाग में आता है। किसमें आता है? जोधपुर संभाग में। तो यह ध्यान रखें, सिरोही जोधपुर संभाग में आता है, इसका मतलब जोधपुर संभाग में भी अरावली है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग सोचते हैं जोधपुर में मरुस्थल है, लेकिन आपको पता है जोधपुर के संभाग का एक जिला सिरोही जिसमें अरावली का विस्तार है। इस प्रकार जोधपुर संभाग में। तो अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? मुख्य रूप से 7 जिलों में। संभाग पूछे तो कितने संभागों में? 4 संभागों में। कितने संभागों में? 4 संभागों में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने जिलों में है? 10 जिलों में। पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने जिलों में? 10 जिलों में है। अब देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश 10 जिलों में है, लेकिन यहां पे हम जो देखें कि बताओ कितने संभागों में? जिले तो 10 हैं, लेकिन संभाग कितने हैं? तो देखिए ये 4 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये चारों के चारों उदयपुर संभाग के हैं। ये पूरा का पूरा भरतपुर संभाग है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। तो ये भरतपुर संभाग और ये 4 जिले उदयपुर संभाग। 4 और 4 कितने? 8। और भीलवाड़ा और टोंक ये अजमेर संभाग में आते हैं। तो बताओ कितने संभागों में विस्तार है पूर्वी मैदानी प्रदेश का? 3 संभागों में। 3 कौन कौन से हो गए? भरतपुर संभाग में विस्तार है, उदयपुर संभाग में विस्तार है और अजमेर संभाग में इसका क्या है? विस्तार है। और नेक्स्ट जो आपका है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें एक ही संभाग आता है, कोटा संभाग। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में?
4 जिलों में, ठीक है, लेकिन संभाग कितना है, एक ही संभाग में, कौन सा, कोटा संभाग। कौन सा बताओ, कोटा संभाग। तो हम बात कर रहे थे कि विस्तार के अनुसार भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका विस्तार कितने जिलों में, 12 जिलों में, ठीक है। कौन कौन से, गांधीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। टोटल कितने जिले हो गए, 12 जिले। लेकिन पूछे कितने संभाग में है, तो आंसर होगा 4 संभाग में। कितने संभाग में, 4 संभाग में, क्योंकि गांधीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये तो हो गया आपका बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग हो गया, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली, ये 5 जिले किसमें आते हैं, तो ये जो 5 जिले आते हैं वो किसमें आते हैं, जोधपुर संभाग में। ये 5 जिले किस संभाग में आए हैं बताओ, जोधपुर संभाग में। तो ये हो गया आपका जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। इसी प्रकार ये जो नागौर है, ये नागौर किस संभाग में आता है, तो नागौर अजमेर संभाग में आता है। किसमें आता है बताओ, अजमेर संभाग में। नागौर किसमें आता है, अजमेर संभाग में। और सीकर, झुंझुनू किसमें आते हैं, तो आपका आंसर होगा सीकर, झुंझुनू है वो जयपुर संभाग में आते हैं। किसमें आते हैं, जयपुर संभाग में। तो टोटल जिले कितने हैं, 12 जिलों में विस्तार है। और संभाग आपके सामने कितने संभाग है, 4 संभाग, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। इन 4 संभागों में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश कितने जिलों में, जिले पूछे तो 7 जिले। कौन कौन से, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। मध्य में कौन सा, अजमेर। और उत्तर में कौन सा, जयपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, दौसा और अलवर। तो जिले कितने हो गए, 7। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि कितने संभागों में, तब आपका आंसर होगा सिरोही। यहां पे संभाग देखें तो सिरोही किस संभाग में आता है, जोधपुर संभाग में। सिरोही किस में आता है, जोधपुर संभाग में आता है, जोधपुर संभाग में। और उदयपुर, राजसमंद किस में आता है, तो उदयपुर और राजसमंद ये उदयपुर संभाग में आते हैं। उदयपुर, राजसमंद के संभाग में आते हैं, उदयपुर संभाग में आते हैं। किस में आते हैं, उदयपुर संभाग में आते हैं। अजमेर किस में आता है, तो अजमेर संभाग में आता है। अजमेर किस में आता है, अजमेर संभाग में। और जयपुर, दौसा, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये जो ऊपर 3 है ये जयपुर संभाग में आता है। किस में आते हैं, जयपुर संभाग में। तो कितने जिलों में विस्तार है अरावली का, 7। संभाग कौन कौन सा है, 4 संभागों में। कितने संभाग में, 4 संभागों में अरावली का विस्तार है। जोधपुर संभाग में भी है क्योंकि सिरोही जोधपुर का ही है, उदयपुर संभाग में है, अजमेर संभाग में है और जयपुर। 4 संभाग में अरावली का विस्तार है। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे वो देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने जिलों में है, 10 जिलों में। कितने जिलों में, 10 जिलों में। अब देखिए 10 में से ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये तो उदयपुर संभाग में आते हैं। किस में आते हैं, उदयपुर संभाग में। भीलवाड़ा, टोंक अजमेर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं, अजमेर संभाग में। और भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर ये भरतपुर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं, भरतपुर संभाग में। तो पूरी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में, 10। लेकिन संभाग कितने संभाग में है, तब आपका आंसर होगा 3 संभाग में। कितने संभाग में है, 3 संभाग। 3 संभाग कौन कौन से, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग में। और लास्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने जिलों में, 4 जिले। और संभाग पूछा था एक ही संभाग है, कोटा संभाग। कौन सा संभाग है, कोटा, कि कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो बेसिक आइडिया है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें दोस्तों, जब हम मिट्टियों का पढ़ेंगे, जलवायु का पढ़ेंगे तो इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, मेरा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ऐसा कौन सा संभाग है, ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है। ऐसा कौन सा संभाग है जो तीनों भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए अजमेर ऐसा संभाग है, कौन सा बताओ, अजमेर ऐसा संभाग है जो तीनों भौतिक प्रदेश में। देखो अजमेर संभाग यहां भी है, मरुस्थल में। अजमेर संभाग अरावली में भी है और अजमेर संभाग पूरी मैदान में भी है। क्योंकि अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, तो नागौर तो आ गया मरुस्थल में, अजमेर खुद आ गया अरावली में, बचे कितने 2, भीलवाड़ा, टोंक, ये आ गए मैदान में। तो अजमेर ऐसा संभाग है जो मरुस्थल में भी है, अरावली में भी और मैदान, तीनों भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा संभाग है या ऐसे कितने संभाग हैं, ठीक है, जो मरुस्थल और अरावली दोनों में फैले हुए, मरुस्थल और अरावली दोनों में फैले हुए। तो 3 संभाग है, कौन सा बताओ, 3। तो देखिए जोधपुर संभाग मरुस्थल में भी है, तो जोधपुर संभाग अरावली में भी है। अरावली में कैसा है, सिरोही जोधपुर में आता है। अजमेर संभाग मरुस्थल में भी है, तो अजमेर संभाग अरावली में भी है, ठीक है। जयपुर संभाग मरुस्थल में भी है, तो जयपुर संभाग अरावली में भी है। लेकिन बीकानेर संभाग मरुस्थल में तो है लेकिन अरावली नहीं है। उदयपुर संभाग अरावली में तो है लेकिन मरुस्थल में नहीं है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
कि ऐसे कौन से संभाग है या ऐसे कितने संभाग है जो मरुस्थल और अरावली दोनों में फैले हुए हैं। 3 संभाग है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, जो मरुस्थल और अरावली दोनों में फैले हुए। चौथा कोई सा भी ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकमात्र संभाग कोटा संभाग ऐसा है जो केवल एक ही भौतिक प्रदेश में, कोटा एकमात्र केवल एक ही भौतिक प्रदेश में, यह भी आप ध्यान रखें कि कोटा ऐसा संभाग है जो केवल एकमात्र या एक ही भौतिक प्रदेश में फैला हुआ, वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये देखा विस्तार के अनुसार कौन सा संभाग कितने जिलों में और कितने संभागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है और कितना क्षेत्रफल। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तब तक मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। यह आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह आपका मध्य अरावली प्रदेश, यह आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यह आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने % पे फैला हुआ है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ध्यान रखें दोस्तों, आज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आईएन के एग्जाम में पूछा गया था दिनेश चयन बोर्ड ने कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.71727374 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर होगा 74 वर्ग किलोमीटर है, यह राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? 61.11% रखता है, 61.11% रखता है। ठीक है। मध्य अरावली प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? 9.03 बोल दो या 9.3, राउंड फिगर में कई बार 9% भी लिखा होता है कि 9.03% पे फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.03% पे फैला है, 23.03% पे फैला है, ये भी ध्यान रखें। 9.03 कर दीजिए, 23.03% पे फैला है। और दक्षिणी पूर्वी पठार 6.83% पे फैला है। कितना बताओ? 6.83% पे। अब देखिए कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 61%। क्या लिख देते हैं? 61%, 61.11 लिख देते हैं। उसको केवल 9% ही लिख देते हैं, उसको केवल 23% ही लिख देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? 6.89 कर देते हैं। और इस प्रकार गणित मिला के लिख देते हैं 8, 9 और 11 टोटल हो जाएंगे 100%। इस प्रकार भी लिखा होता है। कई जगह राउंड फिगर में 61, 9, 23 और 7 भी लिखा होता है, लेकिन ये एक्यूरेट ये है 61.11, 9.03, 23.03 और 6.83, ये एक्यूरेट है। बाकी ऐसा भी मिल सकता है 61.11, 9%, 23%, 6.89, या इस प्रकार का राउंड फिगर 6.89 को 7% इस प्रकार भी दिखा दिया जाता है, लेकिन एक्यूरेट ये आपका, ये ध्यान रखें। ये क्षेत्रफल के अनुसार पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? क्षेत्रफल के अनुसार। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा? तब आपका आंसर होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 4 ही भौतिक प्रदेश है, ऑप्शन भी 4 आते हैं, और पूछेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा पूछे तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन आजकल ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में जमाओ। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को यदि अपन देखते हैं तो बताओ सबसे पहला कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा होगा? दूसरे नंबर पे आपका होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और तीसरे नंबर पे तीसरा बड़ा कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे आपका होगा मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। और चौथे नंबर पे कौन सा होगा? तो चौथे नंबर पे आपका होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये ध्यान रखें। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन पूछ ले अवरोही क्रम में जमाओ, तो ये सही क्रम होगा अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये और उसके बाद ये है। और पूछे आरोही क्रम, तो ये इस प्रकार जमा दीजिए। तो 4 पैटर्न बनते हैं,
सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, अवरोही क्रम में जमाओ या आरोही क्रम में जमाओ। यह आंकड़े याद रखने का यह फायदा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मरुस्थल और सबसे छोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अवरोही और आरोही क्रम में आराम से आप जमा सकते हो। तो यह था क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखेंगे जनसंख्या के अनुसार। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। जब हम जनसंख्या के अनुसार की यदि बात करें तो बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है 6,85,48,437, उसमें से कितनी बताओ? 40% पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। मध्य अरावली प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो मध्य अरावली प्रदेश में यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39%। कितनी बताओ? राजस्थान की टोटल आबादी का 39% यहां पर निवास करती है। और आपसे पूछ ले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11%। कितने करती है? 11%। ये आपका जनसंख्या के अनुसार है। आंकड़े याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आएगा जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम आबादी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम आबादी यानी सबसे कम जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है? तो देख सकते हो मध्य अरावली प्रदेश में 10% निवास करती है। यहां सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य अरावली प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? तो लोग करेंगे पूर्वी मैदान। लेकिन दोस्तों पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास नहीं करती। देख लीजिए पूर्वी मैदान में 39 करती है और मरुस्थल में कितनी करती है? 40। यहां पे 10 जिले, यहां पे 12 जिले। हाँ मरुस्थल भले ही है लेकिन वहां कम जनसंख्या होगी, ठीक है, लेकिन 12 जिलों को जोड़ें तो वो कुछ ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी मैदान नहीं है। वो जनसंख्या घनत्व के अनुसार है। आगे जाके देखेंगे। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। आपके जैन में आएगा मरुस्थल में आबादी नहीं है लेकिन आपको जिले बहुत ज्यादा है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? मध्य अरावली प्रदेश। अब अवरोही और आरोही क्रम में जमाए तो आराम से जमा सकते हो। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा तो सबसे ज्यादा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे नंबर पर मैदानी प्रदेश, तीसरे नंबर पर पठारी प्रदेश और चौथे नंबर पर अरावली प्रदेश, ठीक है। इसका उल्टा करोगे तो आरोही क्रम हो जाएगा। तो यहां से पैटर्न याद रखना है। पैटर्न सिखा रहा हूं मैं। बड़ा पूछ सकते हैं, छोटा पूछ सकते हैं या अवरोही और आरोही क्रम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार, किसके अनुसार देख लेते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व आपसे कोई पूछे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो देखिए यहां पे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में यहां पे टोटल आपसे कोई पूछ ले कितना क्षेत्रफल कवर करते हैं? तो ये 61.11%। यहां पे कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। कितनी करती है? 40। अरावली प्रदेश में कितनी आपको पता है क्षेत्रफल कितना कवर करती है? तो 9.03% क्षेत्रफल कवर करता है। और जनसंख्या कितनी कवर करती है? तो जनसंख्या कितना करता है? 10% कवर करता है। इसी प्रकार यदि बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना कवर करता है? तो क्षेत्रफल करता है 23.03% और जनसंख्या कितनी कवर करता है? तो जनसंख्या करता है 39%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल कितना कवर करता है? 6.83% कवर करता है और जनसंख्या कितना कवर करता है? तो 11% जनसंख्या कवर करता है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या देखते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो देखिए यहां पर 23% ही क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है? 39। तो 23% पे 39% लोग ले रहे हैं। तो बताओ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका होगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्योंकि ये मैदान है तो नदियां हैं, नदियां तो सिंचाई की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, तो पशुपालन भी होगा कि सिंचाई की सुविधा होगी। तो इस प्रकार यहां पे लोगों का निवास ज्यादा है, कम क्षेत्रफल पर ज्यादा लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नहीं है, जनसंख्या वाला तो मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां है? तो देखिए यहां 61% क्षेत्रफल पर केवल 40% लोग रहे हैं। 61% क्षेत्रफल है, लोग कितने? 40% ये। तो बताओ यहां पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्या बताओ? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तब आपका आंसर होगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या वाला नहीं, जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट जो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, जनसंख्या देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या घनत्व। अब अपन देखेंगे, ठीक है, जलवायु के अनुसार। किसके अनुसार? जलवायु। और राजस्थान में जो प्रसिद्ध जलवायु है वह कोपेन का। किसका बताओ? कोपेन।
आपने सुना होगा जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर थे, जलवायुवेता थे व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन, उनका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने जलवायु के 5 प्रमुख आधार बताए। कितने बताए? प्रमुख आधार, जलवायु के 5 प्रमुख आधार संकेत दिए ए, बी, सी, डी और ई। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए ए, उपोष्ण कटिबंध के लिए बी, शीतोष्ण कटिबंध के लिए सी, शीत कटिबंध के लिए डी और ध्रुवीय प्रदेश के लिए ई। इस प्रकार, जिस प्रकार ये देखिए उष्ण कटिबंध के लिए ए संकेत दिया, उपोष्ण कटिबंध के लिए बी, शीतोष्ण कटिबंध के लिए सी और शीत कटिबंध के लिए डी और ध्रुवीय प्रदेश के लिए ई। 5 संकेतों का प्रयोग किया था, ठीक है, कैपिटल वर्ड में 5 संकेत, बाकी उपक्षेत्रों में विभाजित किया था, यह भी ध्यान रखें। तो ये 5 संकेत क्या? कटिबंधों के आधार पर, तो जलवायु को कटिबंधों के आधार पर विभाजित किया था और इनके जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार था वनस्पति। यह भी ध्यान रखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। और इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में, और इसी जलवायु को अपन कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया। तो बताओ हम जलवायु को, कोपेन की जलवायु को किससे लिंक कर रहे हैं? भौतिक प्रदेश से, कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। टिवार्ता और थानवाट अलग से जलवायु चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कोपेन ने कौन से भौतिक प्रदेश को कौन से जलवायु कैटेगरी में रखा था। तो ये देख लीजिए, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक प्रदेश, लेकिन इसको लिंक किससे कर रहे हैं? जलवायु से। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, लेवल असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत सारे एग्जाम में। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये कौन सा बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। इसको कितने भागों में बांटते हैं? शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में 4 जिले आते हैं, ये पूरा जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, ठीक है, ये बाड़मेर और ये आपका दक्षिण बीकानेर। ये 4 जिले होते हैं, ये शुष्क में आते हैं। किस में आते हैं बताओ? शुष्क में आते हैं। ये किस में आते हैं बताओ? चारों शुष्क में आते हैं। और जहां शुष्क क्षेत्र है वहां पर कोपेन ने कहा यहां पे BWHW जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? BWHW, ये संकेत दिया था, ठीक है। और जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, देखिए मरुस्थल में टोटल 12 जिले हैं। मरुस्थल में कितने जिले? 12, 4 इसमें आ गए तो बच्चे कितने? 8 जिले। कितने जिले? 8। गांधीनगर, हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, ये 8 जिले। और यहां पे जो जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क प्रदेश में, कौन सा बताओ? अर्धशुष्क प्रदेश में जो पाई जाती है, अर्धशुष्क प्रदेश में और अरावली वाले क्षेत्र में, अर्धशुष्क और अरावली में उसने संकेत दिया BSHW। कौन सा बताओ? BSHW। इसी प्रकार जो पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है उसके लिए उन्होंने संकेत दिया CWG। CAW नहीं है, CAW टिवार्ता का है, काऊ, CAW टिवार्ता का है, यह CWG। कौन सा संकेत दिया? CWG। और दक्षिणी पूर्वी पठार, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इधर से 2 जिले और इधर से यहां पे कोटा, झालावाड़ और बारां। इसमें बूंदी शामिल नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, बूंदी शामिल नहीं है, ठीक है। इस वाले पार्ट में इधर से 2 जिले बढ़ाए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इधर से किसको बाहर कर दिया? बूंदी को बाहर कर दिया, बाकी 3 जिले बचे, कोटा, झालावाड़ और बारां। यहां पे जो जलवायु संकेत दिया वो है AW। कौन सा बताओ? AW। तो बूंदी में AW नहीं पाई जाती है, बूंदी किस में चला गया? CWG में चला गया। किस में चला गया? CW। आगे जाके जलवायु चैप्टर है, वहां मैं डिटेल से पढ़ूंगा, अभी तो मैं भौतिक प्रदेशों को लिंक कर रहा हूं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश में कोपेन के अनुसार कौन सी पाई जाती है? BWHW, ठीक है। यानी कितने जिलों में? 4 जिलों में। और बाकी 8 जिलों में कौन से बताओ? अरावली वाले क्षेत्रों में इनमें अर्धशुष्क BSHW, पूरी मैदान में कौन सी? CWG, पूरी मैदान में CWG। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? AW। तो भौतिक प्रदेशों को कोपेन के जलवायु के अनुसार आपने डिफाइन किया। कोपेन के अनुसार न्यूनतम जलवायु वाला संकेत कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल पर AW पाई जाती है, क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल 5 जिलों में पाई जाती है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु संकेत पाया जाता है? BSHW। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछते हैं कि कोपेन के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल पर AW पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक एरिया में कौन सी पाई जाती है? BSHW पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? BSW। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश में कौन सी? BWHW। अर्धशुष्क और अरावली में कौन सी? BSHW। पूरी मैदान में कौन सी? CWG। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा, बूंदी और झालावाड़, इनमें सॉरी कोटा, बारां और झालावाड़, बूंदी नहीं है, इसमें कौन सी पाई जाती है? AW पाई जाती है। तो ये कोपेन का क्या था? जलवायु, कि किस किस जलवायु के अनुसार कौन से भौतिक जिले नहीं, सिर्फ भौतिक प्रदेश देख रहे हैं अभी पर।
जब भौतिक प्रदेश याद रह जाएंगे तो जिले ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। तो आराम से बता सकते हो कि यहां यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और यहां पे दे दिया 4 नंबर। और अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ कोपेन के अनुसार निम्न क्षेत्र में पाई जाने वाले जलवायु के बारे में बताइए। तो यहां BWHW, यहां BSHW, यहां CWG और यहां AW, ये भी याद रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस सीक्वेंस में दे सकते हैं। तो जलवायु को हमने किसे लिंक किया? भौतिक प्रदेशों से। अब हम जलवायु के बाद अपन जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो मिट्टी, मृदा को किससे लिंक करेंगे? भौतिक प्रदेशों से। तो देखिए राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मृदा का वैज्ञानिक विभाजन देख रहे हैं। मृदा का क्या देख रहे हैं बताओ? सामान्य विभाजन ही, वैज्ञानिक विभाजन। यह है शुष्क प्रदेश, कौन सा बताओ? शुष्क प्रदेश, जिसमें 4 जिले, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 25 से 50 होती है, उसको क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश। यह आपका अरावली प्रदेश, कौन सा बताओ? अरावली प्रदेश। यह आपका पूर्वी मैदान, कौन सा बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सामान्य मृदा बता देते हैं, पहले क्या बता देते हैं? तो यहां पे पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी, कौन सी बताओ? रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली में लाल मिट्टी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का के लिए उपयुक्त होती है। पूरी मैदान में जलोढ़, नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसी को बोलते हैं कांपीय मिट्टी, इसी को बोलते हैं कच्छारी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कच्छारी। या इसी को बोलते हैं भूरी दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं? भूरी दोमट मिट्टी। ठीक है, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़, कांपीय, कच्छारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर। और चंबल बेसिन में खादर मिट्टी देखने को मिलती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में यहाँ बेसाल्ट है, आपको पता है बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है कि ज्वालामुखी क्रिया से बना है, तो ज्वालामुखी क्रिया से लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती है। और बेसाल्टिक चट्टानों से यहां पर काली मिट्टी बनी है। क्या बनी है बताओ? काली मिट्टी बनी है, जिसे बोलते हैं रेगूर, जिसे कपासी मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि ये काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो यह सामान्य था कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहां पश्चिम मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी, अरावली में लाल मिट्टी, ठीक है, पूरी मैदानी प्रदेश में जलोढ़, कांपीय, कच्छारी या दोमट मिट्टी, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। यह तो सामान्य विभाजन है। अब अपन देखेंगे कि मृदा का वैज्ञानिक विभाजन, और यही एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। सबसे फेवरेट है अधीन सेवा चयन बोर्ड का, वो यही पैटर्न है कि किसमें कौन कौन सी पाई जाती है वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार, वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार। तो देखिए वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार चर्चा करें, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके। शुष्क प्रदेश में पाई जाती है एरिडोसोल्स, याद रखें विशेषकर शुष्क प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स पाई जाती है। ठीक है, अर्धशुष्क प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है। कौन सी बताओ? एंटीसोल्स पाई जाती है, एंटीसोल्स पाई जाती है। अरावली प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। पूरी मैदानी प्रदेश में, तो पूरी मैदानी प्रदेश में आपका आंसर होगा कि पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है एल्फीसोल्स। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एल्फीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बताओ शुष्क प्रदेश में कौन सी? शुष्क प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। 4 जिलों में कौन सी? एरिडोसोल्स। अर्धशुष्क प्रदेश में 8 जिले आते हैं, 8 जिलों में कौन सी? एंटीसोल्स। अरावली में 7 जिले आते हैं, इंसेप्टिसोल्स। पूरी मैदान में 10 जिले, तो 10 जिलों में एल्फीसोल्स। और दक्षिण पूर्वी पठार में 4 जिले, तो 4 में कौन सी? वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। अब याद कैसे रखें, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कैसे रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ध्यान रखें, हमने कहा कि इनको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो देखो, हमारी जो एडियां होती है वो सूख जाती है और सूखने के बाद फट जाती है, ऐसा पड़ा होगा। एडियां सूख जाती है और सूखने के बाद फट जाती है। तो बताओ सूखने का मतलब है शुष्क, सूखने का मतलब है शुष्क में कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स, क्योंकि एडियां सूख जाती है। एडियां क्या कर जाती है? सूख जाती है। तो एडियां सूख जाती है, शुष्क में कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। ठीक है, अर्ध आधा अधूरा होता है वो एंटिक पीस होता है। आधा अधूरा होता है वो कैसा होता है? एंटिक पीस होता है। ठीक है, तो बताओ आधा यानी अर्ध, तो अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स। ठीक है, याद रखना, या ऐसे याद रखना, एंटीजी होते हैं ना तो आधी एज हो जाती है, एंटीजी होते हैं तब। ठीक है, या आधा अधूरा होता है वो एंटिक पीस होता है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाती है? तो एंटीसोल्स। अर्ध एंटी, एंटी याद रख लेना। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछेंगे अरावली। ठीक है, अरावली पर जब चढ़ते हो तो
तो आपको मान लीजिए अरावली पर चढ़ाई करने के लिए कहा जाए, अजमेर में तारागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए कहा जाए सीधी, ठीक है, तो आपके मन में एक फीलिंग्स रहती है कि कहीं नीचे ना गिर जाए, ठीक है, तो बताओ वहां पर आपको सेफ्टी नहीं होती है, तो वहां अरावली पर चढ़ाई करते समय इनसेफ्टी की फीलिंग आती है। कैसी आती है? इनसेफ्टी की आती है। तो सेफ नहीं है तो इनसेफ्टी, तो इनसेफ्टी सॉल्व की यानी इनसेफ्टी की फीलिंग कहां आती है? अरावली में आती है। और आपको तो पूरी मैदान में अक्सर लड़कियां जब भी मैदान में जाती है, हरे भरे मैदान में, तो सेल्फी लेना स्टार्ट कर देती है। मैदान दिखा और क्या लेना स्टार्ट कर देती है? सेल्फी, ठीक है, तो सेल्फी से याद रखना एल्फी। तो मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सेल्फी, सेल्फी से याद रखना एल्फी सॉल्स, सेल्फी या एल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। और पठार या तो होता है वर्टिकल या होता है हॉरिजॉन्टल, तो पठार में वर्टिकल से याद रखना वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी बताओ? वर्टिसोल्स। ये नाम 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, इसलिए इनको लिंक करना बहुत जरूरी है कि बताओ शुष्क में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो आंसर होगा शुष्क यानी एडिया सूख जाती है, एरिडोसोल्स। अर्ध यानी आदि, तो एंटीजी याद रह जाएंगे, एंटीसोल्स है, ठीक है। ये और यदि बात करें, ये सिर्फ आपको जल्दी से याद हो जाए, अरावली में चढ़ते समय इंसेप्टी की फीलिंग आती है, ठीक है, मैदान में एल्फी या सेल्फी लेना स्टार्ट करते हैं एल्फी सोल्स, और पठार वर्टिकल होते हैं वर्टिसोल्स, ये मिट्टियां पाई जाती है। तो ये मृदा का क्या हो गया? वैज्ञानिक विभाजन। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कि कौन से भौतिक प्रदेश में, अब भौतिक प्रदेश को लिंक करेंगे वनस्पति के अनुसार। भौतिक प्रदेश को किसके अनुसार लिंक करेंगे? वनस्पति के अनुसार। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर होगा एरिडोसोल्स। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एरिडोसोल्स। और राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वर्टिसोल्स। ये भी ध्यान रखें, राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वर्टिसोल्स। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स पाई जाती है। और राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? एल्फीसोल्स। कौन सी बताओ? एल्फीसोल्स सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और आपसे अभी हाल ही में आपको बताया, लाइब्रेरियन के एग्जाम या लेविस्टन के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दो के पैर में पूछा था। तो दो के पैर में देखो, ये राजस्थान का 61% है और 61% मरुस्थल है, और उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक तो एरिडोसोल्स और एक एंटीसोल्स। तो आंसर होगा एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, दो के पैर में दे दें तो ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाने वाली क्या है? मिट्टियां हैं। सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता, जल ग्रहण धारण नहीं है, जल ग्रहण करना, जल को सोखना, तो सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता होती है एरिडोसोल्स की। लेकिन जल धारण करना, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? वर्टिसोल्स की। और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? एल्फीसोल्स मिट्टी पाई सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो ये और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, नया ट्रेंड देखने को मिलता है वो थे। नेक्स्ट वनस्पति से लिंक कर लेते हैं। किससे लिंक कर लेते हैं बताओ? वनस्पति से लिंक कर देते हैं भौतिक प्रदेशों को। दोस्तों, आजकल का जो वर्तमान में पैटर्न है ना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और आने वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न है। तो देखिए, वनस्पति की यदि बात करें, वनस्पति अलग चैप्टर है, लेकिन उसको भौतिक प्रदेश से लिंक कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार। देखो, मरुस्थल में वर्षा तो होती नहीं, तो कांटे ही पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। मध्य अरावली प्रदेश में यदि सिरोही के माउंट आबू को छोड़ दें, क्योंकि यहां तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाई जाती है। सिरोही के माउंट आबू में कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय नहीं है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, वर्ष भर हरी भरी वनस्पति सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सिरोही के केवल राजस्थान का एकमात्र जिला सिरोही और उसके माउंट आबू में, वहां पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, अन्यथा कहीं भी नहीं पाई जाती। बाकी जितना भी अरावली वाला क्षेत्र है वहां पर मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। कौन सी बताओ? मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में अर्धशुष्क पर्णपाती, कौन सी बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? अर्धशुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इसमें शामिल है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कहां मिलते हैं? बांसवाड़ा में। तो यहां पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये वाला भाग कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो सागवान वनस्पति पाई जाती है, शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है, शुष्क सागवान वनस्पति। तो राजस्थान में कितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 5 प्रकार की।
पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया आपका। राजस्थान में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? पहली उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति, दूसरी मिश्रित पर्णपाती वनस्पति, तीसरी अर्धशुष्क पर्णपाती, चौथी शुष्क सागवान और पांचवी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि केवल ये माउंट आबू में पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार, 61% राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाती है वनस्पति। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की? तो राजस्थान में आंसर होगा, राजस्थान में अर्धशुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। किस प्रकार की? तो अर्धशुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पश्चिम मरुस्थल में कौन सी वनस्पति है, मध्य अरावली में कौन सी है, पूरी में कौन सी है और दक्षिण पूर्वी पठारी में कौन सी है। सम्मिलित करने में भी क्वेश्चन आ सकता है, यह भी ध्यान रखें। किस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? वनस्पति एक अलग चैप्टर है, वहां पर कंप्लीट अध्ययन करेंगे। अब देखिए वर्षा के अनुसार देख लेते हैं। किसके अनुसार देख लेते हैं? वर्षा। किस भौतिक प्रदेश में कितनी कितनी वर्षा होती है? किस भौतिक प्रदेश में कितनी कितनी वर्षा होती है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 0 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हाँ, 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, 25 से कम शुष्क, 25 से 50 अर्धशुष्क। मध्य अरावली प्रदेश में जो वर्षा पाई जाती है वह 50 से 90 सेंटीमीटर पाई जाती है। कितनी बताओ? 50 से 90 सेंटीमीटर पाई जाती है। और पूरी मैदानी प्रदेश में जो वर्षा पाई जाती है 50 से 80 सेंटीमीटर पाई जाती है। और दक्षिणी पठारी प्रदेश में जो पाई जाती है वो 80 से 120 सेंटीमीटर पाई जाती है। 80 से 120 सेंटीमीटर। अब कौन कौन सी पाई जाती है? तो यहां पे देखो शुष्क वनस्पति, शुष्क जलवायु 25 सेंटीमीटर से जहां पे कम वर्षा होती है वहां शुष्क, और 25 से ज्यादा होती है वहां पे कौन सी? अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी? अर्धशुष्क। और यहां पे 50 से 90 सेंटीमीटर होती है, यहां पे उपादर जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उपादर। 50 से यहां पर आदर जलवायु पाई जाती है। कौन सी बताओ? आदर। और यहां पर कौन सी? अति आदर जलवायु पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहां पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अति आदर जलवायु पाई जाती है। तो यहां से हमने देखा कि कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखें, राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कौन से भौतिक प्रदेश में, कौन से भौतिक प्रदेश में, ये आपका लास्ट एंगल रहेगा, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये आपका लास्ट एंगल रहेगा। और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की शैल समूह या चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले यदि अपन देखें तो बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें या किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है? तो आंसर होगा रायोलो क्रीटेशियस शैल समूह पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रायोलो क्रीटेशियस शैल समूह पाया जाता है। रायोलो क्रीटेशियस शैल समूह पाया जाता है यहां पर। और जैसलमेर में आपको होता है जुरेसिक काल की चट्टानें मिलती है। जैसलमेर में कहां? जुरेसिक काल की चट्टानें मिलती है। और इसी प्रकार जोधपुर में बाप बोल्डर्स है, बाप बोल्डर्स, वह कार्बोनिफेरस युग की, किस युग की बताओ? कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें पाई जाती है। और यहां पर ग्रेनाइट शैल समूह भी है। क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती है। तो यहां पर किस समूह की? रायलो क्रीटेशियस शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। और क्रीटेशियस को ज्वालामुखी वाला कहते हैं और वहां से ग्रेनाइट चट्टानें बनती है। और जुरेसिक काल की और कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें मिलती है। जैसलमेर में जुरेसिक काल की मिलती है और आपसे बाप बोल्डर्स जोधपुर में कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें भी मिलती है। मध्य अरावली प्रदेश, यहां पर आपसे किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है? तो दिल्ली अरावली समूह का, दिल्ली क्रम का और एक अरावली समूह का, दिल्ली क्रम का और अरावली समूह का, ठीक है, शैल समूह पाया जाता है। अरावली शैल समूह पाया जाता है। दिल्ली क्रम का और अरावली शैल समूह पाया जाता है। और इसमें आपको बताया कौन सी चट्टानें आती है? क्वार्टजाइट चट्टानें आती है। कौन सी आती है? क्वार्टजाइट चट्टानें आती है। और क्वार्टजाइट जो चट्टानों में कौन सी आती है? ग्रेनाइट आती है, नीस आती है और शिस्ट आती है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। तो दिल्ली क्रम की या अरावली शैल समूह पाई जाती है। अरावली में दिल्ली क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है जिनमें कौन कौन सी आती है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें आती है। और उसके बाद करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा बताओ? दक्षिण। मैदान में तो आपको तो चट्टानें मिलेगी नहीं, मैदान तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से जमा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो यदि हम बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो यहां आर्कियन विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आर्कियन विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की? आर्कियन विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहां कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और यहां पर आपको बेसाल्टिक चट्टानें, क्योंकि लावा के ठंडे होने से, ठीक है,
बेसाल्ट चट्टानें बनती है, तो बेसाल्टिक चट्टानें यहां पे देखी जाती है और आर्किन विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है। तो कौन से भौतिक प्रदेश में किस शैल समूह की चट्टानें मिलती है, यह भी अपन ने देखा है। तो हमने भौतिक प्रदेशों को किस किस से लिंक किया है, तो भौतिक प्रदेशों को जो सबसे पहला देखा कि कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, किसका अवशेष है, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ, कौन से शैल समूह पाए जाते हैं, ठीक है, साथ ही कितनी वर्षा होती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, किन जिलों में विस्तार है, किन संभाग में विस्तार है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल कवर करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, इन सब पैटर्न को हमने अलग अलग अप्रोच से देखा और एक साथ देखा और यही से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। अब दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखा है, अब मैं आपको 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, उनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकें, जांच सकें कि हमें पढ़ा वो कितना समझ में आया या पहले पढ़ा हुआ था वो कितना आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। देखिए पहला होमवर्क क्वेश्चन है, मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार कौन सा बताओ, मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है, यह आपको बताना है। यानी अरावली का विस्तार किस संभाग में नहीं है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपके ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या रखने वाले भौतिक प्रदेश कौन से हैं। जो न्यूनतम क्षेत्रफल रखते हैं और न्यूनतम जनसंख्या रखते हैं वो भौतिक प्रदेश कौन से, क्रमानुसार इनका सही आंसर क्या होगा यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनमें से यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। और इसका ऑप्शन ए रहेगा फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन ए क्या रहेगा फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन जो सी रहेगा इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ और ऑप्शन डी रहेगा आपका, ठीक है, नोटा, कौन सा नोटा। ये 4 ऑप्शन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है और ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट है और आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी लेवल का, आरएस लेवल का बड़ा ही आपको होता है एनालिटिक अप्रोच का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर संभाग का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में नहीं है, अजमेर संभाग का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में नहीं है यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और लास्ट समूह है आज का जो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, लास्ट समूह है, लास्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन से भौतिक प्रदेश के धरातलीय लक्षण सम्मिलित होते हैं। यानी भौतिक प्रदेश का नाम दिया गया है, वहां पर कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, अभी पढ़ाया था कौन से सेल समूह पाए जाते हैं और उसमें कौन से धरातलीय लक्षण है, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छे मिले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।